तो यहाँ पे देखिए हम लोग कल जो देखे थे आईसीटी का फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो ये आईसीटी है कहाँ कहाँ पे आपके लिए ये बेनिफिट होगा जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की हम लोग बात कर लें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ये हायर एजुकेशन जो आपका यूपी में वैकेंसी आई है, वहाँ पे ये आपका जो है 30 प्रश्न आएगा। ठीक, जो 30 प्रश्न आएगा उसका यहाँ पे जीके का सिलेबस दिया गया, इसको एक बार देख लीजिए। फिर नेट के सिलेबस पे हम आते हैं। आपको जो हायर का आपका 30 प्रश्न आएगा, इसमें टोटल एक करंट भी आपका यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि और स्ववृत्ति से यहाँ पे आएगा, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग से आईसीटी, यही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी को देखिए डिटेल में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि सूचना संचार यानी आईसीटी से रिलेटेड जो शब्द संक्षेपण है और शब्दावलियाँ हैं, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पे आ जाइए कि भारतीय आंदोलन और इतिहास, यानी इतिहास और भूगोल देखना है, संविधान अर्थव्यवस्था देखना है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, पर्यावरण भी इसी में है। आईसीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। आईसीटी के बाद आपको हम दिखा देते हैं नेट का सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए आईसीटी, आईसीटी यानी जो आपका यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये जून 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसको देखना है, आईसीटी एंड गवर्नेंस को देखना है। ठीक, तो ये आपके यूजीसी नेट में आएंगे, यहाँ से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे फर्स्ट पेपर में। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक पे, जो हमारा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिए। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न जो दिया गया है आईसीटी का, इसको आप देखिए कथन और कारण से रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। चलिए, आज आप लोग काफ़ी लेट हैं, तो असर्शन की बात हम लोग कर लें कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डाटा इज़ एट स्टैक ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। बात सही है, क्योंकि जब भी आप चाहे फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आप कोई भी ऐप ही कोई जब आप इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ पे भी आपसे प्राइवेसी के लिए वहाँ पे आपसे अनुमति मांगता है कि आप उसको अलाउ करिए, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। तो इसीलिए इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता यानी जो कंज्यूमर होता है या जो आपका यूजर है या जो आप मोबाइल यूज करते हैं, वहाँ पे आपके डाटा की, आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी की वहाँ पे संभावना रहती है। अगला, नो स्टेप आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, यानी कि प्रयोक्ता जो यूजर द्वारा डेटा की सुरक्षा और निजता के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, प्रयास किए जा रहे हैं यूजर के द्वारा। लेकिन देखिए, अभी आपने व्हाट्सएप का और ट्विटर का, फेसबुक का, इनका भारत सरकार से जो विवाद था उसको आपने कल कल जो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक, तो जो उन दोनों के बीच विवाद है वो इसी को लेके है, निजता को लेके ही। तो यहाँ पे भी आपका देखिए क्या बोल रहा है कि जो यूजर है वो डेटा की सुरक्षा और निजता के लिए कोई प्रयास यूजर के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तो ये भी आपका यूजर तो कोशिश करता है कि हाँ वो प्रयास करे, लेकिन जो कंपनियां, जैसे आपका ऐप कोई भी आप जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद
अलाउ करने का ऑप्शन देता है। ठीक, चाहे आप फेसबुक करें, व्हाट्सअप करें, कोई भी करेंगे, जब तक आप कैमरा को या कॉन्टैक्ट को या आपका जो वीडियो है, फ़ोटोज़ है, इनको आप इनेबल नहीं करेंगे, ठीक, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये आपका ऐप प्रॉपर चलेगा नहीं। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कोई प्रयास यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो करेगी ये कंपनियाँ और जो बड़ी एजेंसीज़ हैं वो सब यहाँ पे करेंगे। तो प्राइवेसी यहाँ पे देखिए, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो आप क्लिक करते हैं तो अपने आप जो है आपको आपके डेटा को वो ले लेती हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई, हमने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था, हार्डवेयर के बारे में भी आपको बताया गया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम एक प्रकार से होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर हो गया आपका, या आप मोबाइल की बात करें, तो इनको चलाने का काम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, ठीक, एडिटर हैं, MS वर्ड की हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की आज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, कंपाइलर, ऑपरेटिंग और एडिटर, ये सभी क्या करते हैं, आपके को कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। जो आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये किसी विशेष उपयोग के लिए होता है। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, सीट हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, ये स्पेसिफिक के लिए होते हैं, ठीक, या विंडोज़ हो गए आपके, या मोबाइल में जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ये सभी। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी वर्तमान में जो चर्चित टॉपिक है, ये आपका कृत्रिम बुद्धि है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके डोमेन, इसके एरिया से कौन सा बाहर है। क्या ये कंप्यूटर विजन रखता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सभी तीनों इसमें आते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट होता है ये आपका कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर होता है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। आगे दिया है कि इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड आपका गीगाहर्ट्ज़ में, या आपका दिया है यहाँ पे GBps में, यानी कि DPI में। तो जो ये आपका है, ये किस में मापा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, GBps, यानी कि गीगाबाइट प्रति सेकेंड। ये इंटरनेट की स्पीड होती है, या MBps भी होती है, ठीक, ये MBps भी होती है। जो आप मोबाइल यूज करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो चलता है आपका, ये MBs यानी MB पर सेकेंड। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी आपका दिया है कथन और कारण की बात कर रहे हैं। तो कथन इसमें दिया है कि मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। यानी कि जो मशीन लर्निंग होता है, इसमें अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है, इसी से परीक्षण या लर्न किया जा सकता है। आगे दे रहा है कि तर्क क्या दे रहा है कि यह सही वर्गीकरण के लिए अच्छा गुणवत्ता वाला जो डेटा होता है, जो सोर्स से मुक्त हो, और पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। तो इसमें देखिए, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती, बात सही है, जिससे क्या होता है कि एल्गोरिदम जो होता है उसके प्रशिक्षण और परीक्षण उसका एल्गोरिदम का किया जा सके, ये राइट है। सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो सोर्स से मुक्त हों, और पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए भी अपेक्षित हों, तो ये भी आपका सही है। और इसकी विशेषता भी बता रहा है कि यदि वह अच्छे डेटा जो हैं ये एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए ही अपेक्षित हैं, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, ये अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता जो मशीन लर्निंग में होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या बोला जाता है। यानी जो आपका वेबसाइट है, इसका प्रयोग करके जब आप किसी की शिकायत को निकालते हैं तो इसे क्या बोला जाता है।
साइबर वेटिंग, वेब हैट या वेब एंगर या साइबर दुरुपयोग, तो इसे बोलते हैं साइबर वेटिंग। साइबर वेटिंग क्या होता है, ये जैसे वरिष्ठ अधिकारी हो गए या कोई सहकर्मी हो गए, तो इनके बारे में यदि आपको दुष्प्रचार करना है तो क्या करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट का प्रयोग करते हैं और उनकी जो भी कमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, वो सार्वजनिक कर देते हैं। अगला पॉइंट है GUI का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, तो GUI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑप्शन 1 आपका जो दिया गया है, ग्राफिकल यूजेस इंटरेक्शन गेमिंग यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है। ठीक, GUI का जो पूरा नाम होगा ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का हार्डवेयर है, ये कथन है। कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। दूसरा कथन देखिए, दूसरा दे रहा है कि एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम विधि किसी समस्या के समाधान के चरण दर पद्धति है, यानी कि जो एल्गोरिदम होता है इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो बात सही है, जो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें जब स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व किया जाता है तो उसे बोलते हैं एल्गोरिदम, या इस एल्गोरिदम के तहत ये फार्मूला आपका सेटिस्फाई होगा या ये प्रोग्राम संचालित होगा। इसमें आपका दोनों सही है। तो ऑपरेटिंग यहाँ पे ये वाला देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर नहीं होता। अभी आपने इसके पहले देखा था कि कथन 1 आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। ठीक, तो अभी आपने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए काफ़ी लेट हैं आप लोग, कई प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका हार्डवेयर नहीं होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप को चलाने के लिए यूज होता है, जबकि जो एल्गोरिदम होता है ये प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है, तो उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर सही है और फर्स्ट आपका ये गलत है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न दिया गया है आपका कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर हैं। कथन देखिए, कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर, यानी कंपाइलर जो है ये सॉफ्टवेयर हैं। कथन 2 दे रहा है कि टच स्क्रीन मॉनिटर, यानी टच स्क्रीन मॉनिटर ये आगत निर्गत उपकरण है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है ये टच स्क्रीन मॉनिटर है। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर जो है ये क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह बात आपका सही है कि एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप में ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। तो कंपाइलर हो गया, एडिटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये आपका राइट हो गया। दूसरा कथन देखिए, टच स्क्रीन मॉनिटर के आगत निर्गत, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए होता है। तो जो टच स्क्रीन है एक प्रकार का ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन भी दिया है, मॉनिटर भी दिया है। देखिए जैसे आप मोबाइल पे क्या करते हैं, टच वाली मोबाइल आपके पास होती है, तो जब उसको टच करेंगे तो क्या करते हैं, आप इनपुट करते हैं, और जो टच किया गया, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक, तो हमने एक तो इनपुट किया, ठीक, तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। हमें ये दिखाई जो दे रहा है ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। टच स्क्रीन मॉनिटर है, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का ये डिवाइस है। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका राइट हो गया, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ये आपके सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, इमेज है, वीडियो, ऑडियो, वर्ड प्रोसेसिंग है। इधर क्या दिया है, इसका एक्सटेंशन नेम दिया है कि इनको जब सेव किया जाता है तो ये किस रूप में सेव होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हमने आपको बताया भी था कि ऑडियो कौन सा, जैसे MP3 आप सुनते हैं तो वीडियो नहीं वो होता, आपका क्या होता है, ऑडियो होता है। तो सी का आपका 2 हो गया।
ठीक। इमेज जो होता है, इमेज आपका जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक, कोई भी फॉर्म भरिए तो उसमें देता है कि जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज का हो गया जेपीईजी, ऑडियो का हो गया MP3, वीडियो का हो गया जाएगा MPEG, ठीक। और जो वर्ड प्रोसेसिंग कल आपको बताया गया था कि डॉक्स होता है, डॉक होता है, ये क्या होते हैं, वर्ड के ही एक्सटेंशन होते हैं। तो .doc, .mp3, .jpg, .mpeg। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइए तो ऑप्शन में आपका राइट कौन सा हो जाएगा, A का 3 हमने देखा, तो इसमें आपका B सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में दिया है, इसमें भी आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। एक तरफ सर्च इंजन के बारे में यहाँ पे लिखा है, फिर आपका जॉब ओपनिंग, ईमेल, ई कॉमर्स। दूसरी तरफ क्या दिया है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो वेबसाइट हैं उसका नाम दिया है। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सर्च इंजन की वेबसाइट है, कौन सा जॉब ओपनिंग की है, कौन सा ईमेल का है, कौन सा कॉमर्स का है। ठीक, तो आइए देखते हैं कॉमर्स यानी कि जो कंपनियां हैं उनकी कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका सर्च इंजन कौन सा है, तो सर्च इंजन आप लोग जानते हैं गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल हो गया, याहू हो गया, यानी जिसमें आप कुछ चीज़ डाल के सर्च करते हैं। गूगल में आप जाएंगे, यूट्यूब डालेंगे या आपको कुछ भी सर्च करना है गूगल में आप सर्च करते हैं तो www.google.com आपका क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। जॉब ओपनिंग की बात करें तो जॉब कहाँ पे मिलेगी, naukri.com पे ही तो मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे दिया है naukri.com, तो बी का आपका 4 हो गया। ईमेल की बात करें तो ईमेल कैसे कहाँ करते हैं, देखिए ईमेल के कई टाइप होते हैं। आप रेडिफ मेल होता है, ईमेल होता है, ठीक। तो यहाँ पे ईमेल जो है जीमेल के थ्रू होता है। उसके बाद ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इसमें कौन सा, तो जो आपका अमेज़न है, ये सभी क्या हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का 3 है, बी का 4, ए का 3, बी का 4। ठीक, ए ऑप्शन सही। आते हैं नेक्स्ट आपका कथन 1 और कथन 2 की हम लोग बात कर लें। ठीक, तो कथन 1 आपका जो दिया गया है कि अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है यानी ALU है, ये इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो ये आपका सही है। कहाँ पे ये पाया जाता है, देखिए ALU हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सभी कहाँ होते हैं, आपके CPU में होते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि ALU का फुल फॉर्म, तो ALU का पूरा फुल फॉर्म जो है क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका सही हुआ। दूसरा देखिए UPS स्टैंड फॉर यूनिटरेप्टिबल पावर सोर्स, यानी कि यूनिफॉर्म पावर सोर्स। देखिए आपका कथन 1 तो सत्य है ALU का। UPS का होता है कि अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। यहाँ पे जो पावर सोर्स दिया है, सोर्स की जगह सप्लाई होता है। ठीक, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। तो इसमें कथन 1 सही है और कथन 2 आपका गलत है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर आपका सी राइट होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि इंटरनेट इज़ लार्जर देन इंट्रानेट। चलिए, हमने ये आपको पढ़ाया भी है इंटरनेट के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इंट्रानेट है यानी इंटरनेट इज लार्जर देन इंट्रानेट, इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा है। ठीक, जैसे आप पढ़ते हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, देखिए दो चीज़ आप पढ़ते हैं, एक आपका अंतः राज्यीय आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय। ठीक, अंतर और अंतः, अंतः यानी कि राज्य के भीतर और अंतर यानी कि बाहर। उसी तरह से इंट्रानेट का मतलब कि जो इंटरनेट है उससे और ज़्यादा परे, और ज़्यादा दूर। तो यही आपका क्या, इंट्रानेट से इंटरनेट अधिक बड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि इंटरनेट से इंट्रानेट अधिक बड़ा होता है। इंटरनेट इज इंट्रानेट इज लार्जर देन इंटरनेट,
इंटरनेट से इंट्रानेट अधिक बड़ा होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट एक समान है। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंट्रानेट का उदाहरण है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेट होता है ये इंट्रानेट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो है ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है, इसलिए ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट इज़ लार्जर देन इंटरनेट, राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इंटरनेट एक समान तो होंगे नहीं। हाँ, इंटरनेट आप नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वाइब यानी www जो है ये इंटरनेट का नहीं बल्कि इंटरनेट का ही एग्जाम्पल है एक। ठीक, वेबसाइट के आगे जो आपका लगता है। तो इसमें राइट आपका ए और डी यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इधर आपका दे रखा है कि कौन सा क्या होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? पाइथन भी कल वाले में आया था आपका। ठीक, पाइथन के बारे में आपने देखा था। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। तो यहाँ पे देखिए C++ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका विंडोज़ XP है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाते हैं तो विंडोज़ को उसमें आप डालते हैं। यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज़ का सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है तब वो नहीं चलेगा। ठीक, चाहे वो XP हो या विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो, ठीक कोई भी हो। इंटरनेट क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे दिया है। ठीक, इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS जो पावर पॉइंट है ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस आधार पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला क्या दिया है इसको देख लीजिए कि रैम जो है ये यानी कि प्राइमरी मेमोरी का जो एग्जांपल है ये रैम होता है। तो बात सही है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है क्या होती है? रैम होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा दिया है कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण जो है पेन ड्राइव है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब कि जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। ठीक, वो प्राइमरी मेमोरी हो गई। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो आप लोग इंजेक्ट करते हैं, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे दिया है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव भी आप लैपटॉप में अलग से लगाते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम दोनों शामिल होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो बाय मेमोरी पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित होता है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करें। वेब ब्राउज़र एक तरफ दिया, एक तरफ हार्ड डिस्क है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हार्ड डिस्क अभी हमने जस्ट बताया आपको कि हार्ड डिस्क क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा। चलिए आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका वेब ब्राउज़र दे रखा है। वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखिए क्रोम है, वर्ड है, डॉस है, हार्ड डिस्क है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? MS ये आपका क्रोम है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? अभी जस्ट पहले आपने देखा था, आपने विंडोज़ XP देखा। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS इसका फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका बी का हो जाएगा डी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी में आपका हार्ड डिस्क आप अलग से लगाएंगे ना, तो हार्ड डिस्क हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना, जो चीज़ें दी गई बस उसको ही फॉलो करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? A का 2 है, तो A का 2 आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे दे रखा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिदम और डाटा। तो इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए इधर देख लीजिए, समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति, मूल तथ्यों आंकड़े, हार्ड डिस्क, लिनक्स। जो लाइनक्स है, लाइनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, उसी तरह से आपका लिनक्स होता है।
लाइनक्स, तो सॉफ्टवेयर में आपका हो गया लाइनक्स। हार्डवेयर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हार्डवेयर का क्या है, हार्ड डिस्क जो है कि आप हाथ से पकड़ सकते हैं। सॉफ्ट एल्गोरिदम की बात हम लोग करें तो एल्गोरिदम अभी जस्ट पहले आपको एक प्रश्न में बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक, डेटा क्या हो गया, डेटा ये आपका रॉ फैक्ट एंड फिगर होते हैं, फिगर में भी डेटा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे कई प्रश्न इंक्लूड हैं एक साथ, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर, किस प्रकार की है जॉयस्टिक। आपने देखिए इस तरह से वो बना रहता है जॉयस्टिक, और जो आप जेसीबी में देखे होंगे ना, वो पुल करता है दोनों हाथों से, तो एक प्रकार से उसी तरह से जॉयस्टिक, या आप लोग गेम वोम खेले होंगे तो उसमें भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। तो जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपने देख लिया, एप्लीकेशन एंड्रॉयड है, iOS है, लाइनक्स है, MS वर्ड है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा है, तो एप्लीकेशन देखिए लाइनक्स क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी सॉफ्टवेयर लेकिन सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये आपका जो लैपटॉप वाला है। ठीक, MS वर्ड जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो डी राइट हो गया। अगला देखिए इसी में है, सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, या रिडंडेंट डेटा होता है, या फिर ऑलवेज ऑर्डिनल डेटा होता है, यानी कि हमेशा जो क्रमिक प्रदत्त डेटा होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का प्रोसेस्ड डेटा होता है, यानी कि जब आप किसी को कोई चीज़ बताएंगे तो ऐसा तो ये नहीं कहेंगे ना कि वो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था, ऐसे था वैसे था। जब आप उसको समझ लेंगे, ठीक, तब आप किसी को बताएंगे तो वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है। या आपने कोई चीज़ देखा, आपको समझ आई कि हाँ वहाँ ये ऐसा हो रहा था, तो वो क्या होता है, वो डेटा आपका रॉ डेटा नहीं। देखिए रॉ में क्या अव्यवस्थित डेटा होता है, जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो आपका व्यवस्थित होता है, ठीक, प्रोसेस्ड होता है उसमें। ठीक, प्रोसेस्ड इसलिए भी होगा क्योंकि जहाँ जैसे वहाँ पे चीज़ें हो रही वो सेम टू सेम, आप रिकॉर्डर तो है नहीं कि आप रिकॉर्ड करके बता देंगे। ठीक, तो यही आपका जो आपके अंदर प्रोसेस हुआ होता है वही आपका ये डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन उसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं, रैम इज़ प्लेस्ड ऑन, यानी कि किस पर आधारित होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, पूछ रहा है कि किस पे डिपेंडेंट होती है, यानी किस पे आधारित होती है रैम। ठीक, तो यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क है, एक्सटेंशन बोर्ड है, मदरबोर्ड है, USB है। तो रैम जो है किस में होता है, रैम जो आपका ये CPU के मदरबोर्ड में होता है। ठीक, रैम जो है CPU के मदरबोर्ड में होता है। एक प्रकार का जो आपका ये अस्थायी मेमोरी भी होती है, इसमें कोई भी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन सही है। NKN स्टैंड फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। ठीक, NKN जो है ये न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। मूक्स और ऑफलाइन कोर्सेज। मूक्स आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मूक्स जो है ये एक प्रकार का, इसका फुल फॉर्म भी आपको आता है। ठीक, शिक्षण अभिरुचि में हमने कराया भी है। इसका पूरा नाम आप लोग यदि पॉसिबल हो तो बताइए, मूक्स का पूरा नाम। एक हम बता दे रहे हैं, मैस्यू, एम से आपका मैस्यू होता है। और आप आगे बताइए, देखिए मूक्स क्या है, मूक्स ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है। यहाँ पे क्या रखा है, ये बोल रहा है कि मूक्स जो है ऑफलाइन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो NKN है ये आपका न्यू नॉलेज नहीं बल्कि ये आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क होता है, NKN। तो ये भी आपका रंग हो गया। ठीक, चलिए पूजा जी ने सही बताया। NKN जो है ये आपका क्या होता है, NKN का फुल फॉर्म होता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। मूक्स का क्या होता है, मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज।
ठीक, ये आपकी ऑनलाइन चलती हैं कोर्सेज, और ये यूजीसी के द्वारा भी यानी एचआरडी एमएचआरडी के द्वारा गवर्न की जाती हैं। ठीक, इसमें कई चैनल्स भी आपके चलते हैं, टीवी पे भी आपका आता है। आगे देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। तो ये आपका राइट है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है ये भारत सरकार की पहल है, तो ये सही है। अगला, क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट, तो सीपीयू का जो क्लॉक रेट है वो गीगाबाइट में मापा जाता है। यहाँ सीपीयू का जो क्लॉक रेट है वो गीगाबाइट में मापा जाता है। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक सिवाय सुपर नहीं है, एक कंप्यूटर है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 यानी सी। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट वाइज है। देखिए आप लोग 4 बजे एग्जैक्ट आ जाया करिए टाइम पे, आप लोग काफ़ी लेट कर देते हैं, तो यदि लेट करेंगे तो क्लासेस बंद भी कर दी जाएंगी, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं होगा यदि आप लाइव नहीं देखेंगे। तो डायरेक्ट मैं रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे दे सका हूँ। चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आईसीटी इन हायर एजुकेशन, जो आपका सिलेबस का टॉपिक ही है वही आपका देखिए पूछा गया है। ठीक, कह रहा है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण में अधिगम यानी लर्निंग जो कार्यक्रम होता है उनके आयोजन में आके प्रयोग से जो लर्निंग रिजल्ट होते हैं ये और ज़्यादा अच्छे आते हैं, यानी कि इष्टतम बनाने की क्षमता इसमें होती है। अगला दे रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन, यानी जो निर्माणात्मक आकलन होता है शिक्षण अधिगम का, ये शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका वर्तमान समय में आईसीटी के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो कथन एक तो आपका ये सत्य ही है। दूसरा देखिए फॉर्मेटिव में जो है ये आपका रचनात्मक आकलन के द्वारा अयोग्य असामान्य जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि भी प्रदान करता है। तो इस आधार पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी आपका सही है और ये भी सही है, क्योंकि निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि उसमें सुधार करने की अभी गुंजाइश है। ठीक, तो इसमें आपका एक भी सही है और दूसरा, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। ठीक, आगे देखिए URL स्टैंड फॉर, यानी URL जो है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये हमने कई बार आपको बताया भी है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे दिया है, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर है, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर ये होता है URL का कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपका URL होता है जैसे www.youtube.com, ठीक, ये आपका URL होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, इसको आपको मैच कराना है। ठीक, तो इसमें मैच कराइए कौन सा आपका सही होगा। इसमें दे रखा है कि इनपुट डिवाइस है आउटपुट सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र, दूसरी तरफ है क्रोम MS ऑफिस माउस मॉनिटर। ठीक, तो इसमें देखिए क्रोम क्या है, क्रोम एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है। क्रोम जो है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो सॉफ्टवेयर आपका MS ऑफिस है। आउटपुट डिवाइस और इनपुट की बात की गई। देखिए माउस क्या है, माउस से आप क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते हैं तो किस पे वो दिखता है, मॉनिटर पे। तो जब आप क्लिक करते हैं क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। आउटपुट क्या हो गया, जो क्लिक आप करेंगे जिस पे वो कहाँ दिखेगा आपको, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर दिखाता है, इसलिए क्या हो आउटपुट हो गया। ठीक, तो मॉनिटर जो यहाँ पे आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। बी का 4,
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन दिया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, चलिए ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो गया है, देख लेते हैं इसको भी। दिया है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का हटना आवश्यक, यानी कि उन हाइड्रो HFC जो है उसको हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ओजोन के संरक्षण के लिए। तर्क क्या दे रहा है कि HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है, यानी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इनसे ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता होती है। तो HFC से ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभाव्यता नहीं होती है, बल्कि ओजोन परत संरक्षण के लिए ये दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का हटाना आवश्यक है, और HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग में उच्च संभाव्यता ग्लोबल वार्मिंग में किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका ए राइट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कम करना या हटाना जरूरी भी है। HFC उच्च संभाव्यता नहीं होती है, देखिए इसमें हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियलिटी नहीं होती है। ठीक, तो इस आधार पे चूंकि उच्च संभाव्यता दिया है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये सही है और ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात कर, समझिएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें उच्च संभाव्यता की बात की है। यदि ये केवल कहता कि ग्लोबल वार्मिंग तो दोनों राइट होते और एक दूसरे का ये सही व्याख्या भी करता। इस आधार पे ये आपका सही है, ये रॉन्ग है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी सी ऑप्शन उसमें राइट होगा। इसमें देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसको जोड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन आपके पास है वाईफाई, 3G, स्कैनर, 4G। तो देखिए, जब इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं तो कौन कौन से माध्यम होते हैं? वाईफाई में आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, 3G भी है, 4G भी है, जबकि स्कैनर का इंटरनेट कनेक्ट करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक, स्कैनर से केवल आप स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर ही है। तो इसमें सी राइट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि DVD रोम, नेक्स्ट जो दिया है कि DVD रोम, कंप्यूटर में DVD रोम है, क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है, या चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार लिखा जा सकता है, या फिर एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, या फिर एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। तो इसमें जो DVD रोम है ये क्या चीज़ है? DVD रोम जो है ये क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है। ठीक, जैसे आपका CD रोम हुआ वैसे DVD रोम होता है। इसको केवल एक ही बार जो है उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें आपका इट कैन बी रिटेन ओनली वंस, केवल एक ही बार इसमें लिखा जा सकता है, नहीं मिटाया नहीं जा सकता। जो लिख दिया वो लिख दिया। तो राइट आंसर आपका इसमें सी होगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में दिया गया है कि कैश मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरा दिया है चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल होती है, फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल होती है, या रैम जो है ये वोलेटाइल है। तो कैश मेमोरी और रैम ये दोनों क्या है? ये वोलेटाइल मेमोरी हैं। तो कैश और रैम यानी कि ए और डी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें?
ऑप्शन नंबर आपका है सी। नेक्स्ट आते हैं रिसाइकलिंग विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती हैं। यानी जो विंडोज आप रिसाइकिल करते हैं तो उसमें कोई ऐसा क्षेत्र पूछ रहा है कि जहाँ पे कोई फाइलें हटा दी जाएँ तो वहाँ पे वो फाइलें पड़ी रहती हैं। तो कहाँ पे पड़ी होती हैं? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, रोम में यानी सीडी रोम में, किस में होती हैं? तो रिसाइकलिंग विंडोज में ऐसा क्षेत्र होता है। देखिए, रिसाइकलिंग का मतलब हो गया जो रिसाइकलिंग बिन होता है, ठीक, रिसाइकिल बिन जो आपका, जब आप कोई भी चीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो आपका एक रिसाइकिल बिन होता है, उसी में जाके वो सेव हो जाता है। मान लीजिए आपने रिसाइकिल बिन से भी कोई फाइल डिलीट कर दी तो ये कहाँ पे रहती है? ये आपका हार्ड डिस्क में जाता है, ठीक। तो यदि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो आप उसके हार्ड डिस्क से उसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं या देख सकते हैं कहीं और। तो इसमें ए ऑप्शन केवल आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, इसमें दिया है बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम यानी कम से अधिक की ओर के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम पहचान। कह रहा है कि किसमें कम से लेके अधिक समय तक किसकी टाइम है, उसी के आधार पर इस मेमोरी को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम समय के लिए या सबसे कम समय में कौन एक्सेस देता है? रजिस्टर में मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो जो रजिस्टर होते हैं ये क्या होते हैं? तुरंत देते हैं। इसके बाद जो देता है थोड़ा समय लेता है ज़्यादा, वह कैश मेमोरी, क्योंकि इसमें जो चीज़ आप सर्च करते हैं वो सेव होता है फिर दोबारा से हो जाता है। उसके बाद जो होता है ये आपका मेन मेमोरी होता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो समय लेता है एक्सेस करने में वो है सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि जब आप कोई नई मेमोरी लगाएंगे तो लैपटॉप जो आपको पहचानेगा, हाँ भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लगाया गया है, ठीक। तो इसमें जो क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए है, डी है, पी है और सी है। ए डी बी सी, ए डी बी सी, बी ऑप्शन राइट, ए डी बी सी बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीय स्टोरेज में भेद करने के लिए कौन सा कथन सही है? जो प्राथमिक स्टोरेज होता है और द्वितीयक स्टोरेज होता है उसमें अलग करने के लिए इसमें कौन सा कथन आपका राइट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो आपका दिया है कि प्राइमरी स्टोरेज इज स्लोअर, मोर एक्सपीरियंस एंड परसिस्टेंट, यानी कि प्राथमिक स्टोरेज जो है ये धीमा, अधिक खर्चीला और अनवरत होता है। तो ये ऐसा है नहीं, प्राइमरी स्टोरेज आपका एकदम धीमा भी नहीं होता है। दूसरा देखिए इसमें प्रश्न ये समझिएगा कि प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में अंतर की बात कर रहा है कि कौन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी को का अंतर सही करता है। प्राथमिक स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन देखिए प्राथमिक स्टोरेज तेज और अधिक खर्चीला और अनवरत होता है। सी देखिए प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं कम खर्चीला और अनवरत नहीं होता है। डी दिया है कि प्राथमिक स्टोरेज तेज होता है और अधिक खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में अलग ये है कि प्राइमरी जो स्टोरेज होता है वो स्पीड उसमें ज़्यादा होती है, खर्चीला भी ज़्यादा होता है। आप जानते हैं क्योंकि आप मान लीजिए 32 GB या 64 GB की या मेमोरी लेंगे तो आपका 500-700 में आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो मेमोरी जो लेंगे वो क्या हो गया? सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज यही आपको जब 64 GB अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करानी होगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए प्राइमरी स्टोरेज जो है खर्चीला तो ज़्यादा होता है, तेज भी होता है। क्योंकि सेकेंडरी अभी जस्ट आपने देखा था कि सेकेंडरी वाला जो है ज़्यादा समय लेता है एक्सेस होने में, जबकि मेन मेमोरी जल्दी हो जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी यही तो होती है, ठीक। तो जल्दी काम करती है, यानी प्राइमरी स्टोरेज जो है तेज, अधिक खर्चीला और ये हमेशा जो है नहीं चलती है, ठीक, यानी अनवरत नहीं होता है। इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसको पढ़िएगा, इसको व्यवस्थित भी करना है।
अच्छा प्रश्न है ये। दिया है कि 3G, हिंदी में देखते हैं, और ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखा दें ताकि आप यहाँ से इसको फील करते चलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कि 3G एक रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। किस रेंज की है? लंबी, निम्न, छोटी, उच्च। आगे पढ़ते हैं। कुछ क्रियाकलापों के लिए बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ एक रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का कीमत वाला साधन है। ठीक, तो 3G जो है क्या हो जाएगी? एक लंबी रेंज की बेतार, भरिए लंबी रेंज की, इसमें जो दिया है इसी चारों को भरना है। इसमें बेतार प्रौद्योगिकी है। ठीक, कुछ क्रियाकलापों के लिए उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, यानी हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक, ब्लूटूथ एक छोटी रेंज की बेतार डिवाइस है। ब्लूटूथ जो है ये छोटी रेंज की बेतार डिवाइस है। बेतार यानी इसमें तार का उपयोग तो होता नहीं, और ये बहुत ज़्यादा दूर तक तो काम नहीं करता ना, थोड़ी दूर जैसे 10 मीटर 15 मीटर इतनी दूरी पर ब्लूटूथ काम करता है। ठीक, तो छोटी रेंज का हो गया। डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए ब्लूटूथ ट्रांसफ़र का, जो ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये निम्न कीमत वाला साधन है और धीरे धीरे भी होता है। जब आपके पास शेयर इट या शेयर मी या जो भी आपके चलते हैं, ये शेयर वाले नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे? ब्लूटूथ से फाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो 1 MB या की अगर फ़ाइल है, 50 MB की फ़ाइल है, तो और ज़्यादा 1 घंटे से कम समय नहीं लगेगा जाने में। तो ये क्या होता है कि निम्न कीमत वाला साधन भी है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र सस्ते में हो जाता है। तो इसमें जो क्रम दिया है, पूछ रहा है कि किस क्रम में कौन व्यवस्थित होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका A, फिर आपका उच्च यानी कि D, फिर आपका C, फिर आपका B, ADCB ऑप्शन आते हैं। ADCB, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? AD है, CB है, A राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कथन एक कि सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में भी जाना जाता है। सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। अगला है, इसमें दिया कि 189.365 पॉइंट आपका 250.2 एक वैध IP एड्रेस का उदाहरण है। तो जो आपका यहाँ पे देखिए, सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में नहीं जाना जाता। सर्च इंजन अलग होता है, वेब ब्राउज़र अलग होता है। ठीक, सर्च इंजन आपका गूगल हो गया, लेकिन वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। जबकि गूगल याहू ये सर्च इंजन है। तो दोनों अलग होते हैं। ये रॉन्ग हो गया। IP एड्रेस 256.256.256.256 इस रेंज के आसपास होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। दोनों कथन आपके गलत हैं। IP एड्रेस आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए आपके मोबाइल का IP एड्रेस, लैपटॉप का IP एड्रेस, सब आपको दिख जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। और नेक्स्ट डे जो है आप लोग 4 बजे की क्लासेज यदि चाहते हैं तो आप प्रॉपर 4 बजे आ जाइए, तभी क्लासेज हो पाएंगी। नहीं तो नेक्स्ट डे के बाद जो है, जो लाइव क्लास है ये 4 बजे वाली, इसको ऑफ किया जाएगा। और जो आपका जिस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते थे तो उसी तरह से आपको मिल देगा। ठीक, तो जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग बताइएगा, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि आप लोग भी इंटरेक्ट होंगे। यदि केवल हमको ही बोल रहा रहेगा तो मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अवेलेबल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।